नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार का पूरा ब्यौरा, पूरी जानकारी, हर ट्रेंड्स और किस तरह से सेक्टर्स ने परफॉर्म किया है, ये सारी जानकारी आपके सामने रखते हैं। और इस आधार पर आने वाले कल, यानी जो हम कल के बाजार में देखेंगे, उसकी अहम रणनीति दिग्गज एक्सपर्ट से लेते हैं। जी हाँ, यही नहीं, आपके सवालों का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी हम इस चर्चा में शामिल करते हैं। वो सवाल जो आप हमें YouTube पर पूछते हैं, सोशल मीडिया पर पूछते हैं, और इस शो में आप जो सवाल कल हमसे आपने जो पूछे, उसके जवाब आज आपको मिलेंगे। यानी आज जो आप सवाल पूछेंगे वो आने वाले शो में आपको जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले वो तौर तरीके जान लीजिए। आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और YouTube पर अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। और याद रखिए, जब भी सवाल पूछिए तो अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस क्वांटिटी में लिया है, और नज़रिया ज़रूर बताइए। उससे ज़्यादा आसानी होती है हमारे एक्सपर्ट को आपको राय देने में। तो चलिए शुरुआत करेंगे, बाजार का ब्यौरा आपके सामने रखते हैं। और आज हमारे साथ चर्चा में Hedge.in के राहुल घोष साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज़रा बाजार का पूरा ब्यौरा अगर अपने दर्शकों के सामने रखूं तो 24,200 के नीचे बंद हुआ है निफ्टी। हम कहेंगे 24,200 के पास। तो बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं दिखा है खासतौर पे मार्केट में। हालांकि जिस तरह की तेजी थी उस मुकाबले ज़रूर हल्का हुआ बाजार। बैंक निफ्टी देखिए, 52,200 के पास बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग ली है। आज के बाजार में अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है कि जो निफ्टी के टॉप गेनर रहे हैं उसमें श्रीराम फाइनेंस लगभग 3.5% चढ़कर बंद हुआ। ब्रिटानिया FMCG पॉकेट से 2.25% चढ़कर बंद हुआ। BEL जो है डिफेंस सेक्टर से, यहाँ पर 2% की तेज़ी देखी गई। एशियन पेंट्स FMCG एक बार फिर यहाँ पर लगभग 2% की तेज़ी हुई। IT में एक बार रौनक लौटी है। निफ्टी के टॉप गेनर में इन्फोसिस और विप्रो रहे जो 1 से 2% चढ़कर बंद हुए। दबाव जो रहा वो अडानी ग्रुप ऑफ शेयर्स पर ज़्यादा रहा। अडानी एंटरप्राइजेज 0.5% गिरा। अडानी पोर्ट्स 3.25% गिरा। बजाज ऑटो देखें 3% गिरकर बंद हुआ। अल्ट्राटेक का लगभग 3% गिरा। सन फार्मा, M&M और NTPC जैसे स्टॉक 2 से 2.5% गिरकर बंद हुए। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा। और इन सब के बीच में राहुल, जाहिर सी बात है, जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़ा डेंट तो नहीं लगा है बाजार को फिलहाल। हाँ, नेगेटिव क्लोजिंग रही है, गिरावट पर बंद हुए हैं बाजार। लेकिन इंडेक्स स्तर पर कल कहाँ नजर रखनी चाहिए, किन सेक्टर को अपने रडार पर रखना चाहिए? नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो इंडेक्स की स्पेसिफिकली बात करें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगा आपको कि जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकडाउन हुआ था कुछ हफ्तों पहले, जो लेवल की मैं बात कर रहा हूँ 24,550 के आसपास, उस लेवल पे एक स्लांटिंग ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो प्राइसेस ऑन द वे अप उसी लेवल पे आके फिर से स्टॉप हुए। मैं एक स्लांटिंग ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ जो 24,550 के नीचे हेड और शोल्डर से आप ज्वाइन करेंगे करंट मार्केट प्राइस से। तो इसीलिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपरी स्तर पे मार्केट आके रुक गया है। अगर ये 24,350 लेवल से ऊपर, सॉरी आई बेग योर पार्डन, 24,450 लेवल से ऊपर ब्रेकआउट होता है और सस्टेन होता है, एक और कन्वेंशनल पैटर्न जो कप एंड हैंडल कहा जाता है वहां से ब्रेकआउट होके अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। पर जब तक 24,450 के ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग नहीं मिलता है, बायस थोड़ा साइडवेज रहेगा या अभी भी नीचे के साइड में ही रहेगा। बहुत जरूरी है ये बात को तय करने के लिए कि सिर्फ इलेक्शन लेड ये अपमूव हुआ है या सस्टेन करके एक ट्रेंड रिवर्सल है कि नहीं। ट्रेंड रिवर्सल है कि नहीं कहना अभी भी थोड़ा सा अर्ली डेज है मेरे ख्याल से, इसीलिए 24,450 का ये पढ़ाव और एक क्लोजिंग, बुलिश क्लोजिंग उसके ऊपर देखना जरूरी है। बिल्कुल, तो ये है नज़रिया फिलहाल इंडेक्स स्तर पर। एक चीज़ मैं और समझना चाहता हूँ राहुल आपसे, ख़ास तौर पे जो सरकारी शेयर रहे हैं उनमें एक मोमेंटम लौटा है, तो इसे कैसे प्ले आउट किया जाए? क्या आपको लगता है कि ये रंगत लौटी है? हाई वैल्यूएशन ख़ास तौर पे डिफेंस शेयरों में था, वहाँ पर ख़रीदारी लौटी है, तो इसे किस तरह से ट्रैक किया जाए? तो अगर आप मुझसे ऑन अ पर्सनल नोट पूछेंगे तो जो पीएस पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में जो निचली स्तर पे मूव देखा गया है लास्ट कुछ महीनों से, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है।
बहुत स्टॉक स्पेसिफिक आप जाएँगे तो हाँ, हो सकता है अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगे, बट ब्रॉड बेस्ड एज़ अ सेक्टर में मैं कहूँगा कि इट इज़ नॉट येट आउट ऑफ द वुड्स। बिल्कुल, तो अभी भी थोड़ा-सा पेशेंस आपको रखने की आवश्यकता है। चलिए, फटाफट से आपके सवालों को भी शामिल करते हैं जो यूट्यूब पर आपने भेजे हैं। सुमैया मेमन हैं और इन्होंने ऑयल इंडिया पर राय जाननी चाहिए। ऑयल इंडिया ज़रा लेकर आइए और इनकी जो खरीदारी है वो मैं ज़रा बता दूं। फ़िलहाल 504 के भाव पे चल रहा है, लेकिन इन्होंने थोड़ा ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की है। 561 के भाव पे खरीदारी की हुई है। तो लॉन्ग टर्म नज़रिया ही यहाँ पर इनका रहने वाला है। बताएं राहुल, ऑयल इंडिया 561 की बाइंग क्या किया जाए? आज भी हमने देखा कि एक दबाव देखने को मिला, हालांकि ओएमसीज में एक अच्छा मोमेंटम हम देख रहे हैं इस बीच। नहीं, अनफॉर्चुनेटली एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में चल रहा है स्टॉक ऑल द वे फ्रॉम 627 रेंज नीचे के साइड पे ब्रेक नहीं हुआ है। आप कल का कैंडल नोटिस करेंगे, चैनल के ऊपर क्लोज नहीं हुआ। चैनल के ऊपर थोड़ा-सा गया बट क्लोजिंग फिर से नीचे की तरफ आया है। तो उनका एंट्री प्राइस अभी आने के लिए उनको अनफॉर्चुनेटली बहुत वेट करना पड़ेगा। ये तो पहली बात। दूसरी बात, कोई भी मोमेंटम आने के लिए उनको 540 के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए इस काउंटर का। 504 पे आसपास चल रहा है। जब तक 540 का पड़ाव क्रॉस नहीं हो जाता है, साइडवेज या बेरिश व्यू ही रहेगा। 540 के ऊपर ब्रेकआउट का स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा, तो दर्शक को फिर से कॉल करना पड़ेगा। बट जो मोमेंटम है अपसाइड की तरफ, इस लेवल के बाद ही जारू होगा उनके ब्रेक इवन प्राइस के आने के लिए। थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा, लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं आगे। सतीश सैनी का सवाल लेते हैं, डीएलएफ पे राय जानना चाहते हैं। इनकी खरीदारी 850 की है। रियल एस्टेट स्टॉक्स में जो हमने एक अच्छा रैली देखा है, उसमें डीएलएफ देखिए पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी रिकवरी आई है। लगभग 9.5% ऊपर रहा है ये स्टॉक का। जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो होता है आमतौर पर जब सरकार की स्टेबिलिटी होती है तो रियल एस्टेट इंफ्रा प्रोजेक्ट को लेकर होता है। इंफ्रा शेयरों में भी हमने उस तरह की तेज़ी देखी थी। लेकिन डीएलएफ अगर हम बात करें स्पेसिफिकली 850 की बाइंग, क्या सलाह होगी सतीश को? दो भागों में होगा। अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो उनको निवेश करके रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए बिल्कुल। अगर वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तो 850 के जितना पास उनको मिल जाए प्राइस, उनको एग्ज़िट कर देना चाहिए। एक सप्लाई लेवल है 850 से लेके 880 तक, तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक कैन गो थ्रू सम पेन। बट हाँ, अगर लॉन्ग टर्म नज़रिया है, नीचे में मल्टीपल डिमांड ज़ोन्स हैं, होल्ड कर सकते हैं। अभी फिलहाल प्राइस कुछ कर नहीं रहा है, ऊपर के स्तर पे जा रहा है 835 के ऊपर और कॉन्स्टेंटली सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में एंट्री प्राइस के जितना पास हो सके एग्जिट कर देने की सलाह है। ठीक है, तो ये है राय आपको डीएलएफ पर। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों नज़रिया आपके सामने राहुल ने रखा। एक और स्टॉक का, जैसे मैंने कहा कि आज पीएसयू बास्केट पर सवाल बहुत आएंगे। कोचिन शिपयार्ड पे विनोद करके हमारे एक दर्शक हैं, यूट्यूब पर सवाल पूछा है। काफ़ी ऊपरी स्तरों की बाइंग है। 2125 के भाव पे इन्होंने कोचिन शिपयार्ड में एंट्री की। अभी देखिए अच्छी रैली के बाद जाकर 1400 के ऊपर पहुंचा है कहीं जाके कोचिन शिपयार्ड। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में अच्छी तेज़ी देखी है, 8.5% है। लेकिन मतलब अभी भी इनके भाव से काफ़ी पीछे है। बताएं क्या रणनीति रखे जाए राहुल? तो कोचिन शिपयार्ड का अगर आप चार्ट देखेंगे, जो हाई बनाया था जुलाई 2024 के आसपास 3000 रुपए का, वहां से एकदम ब्यूटीफुली एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में नीचे ट्रेड कर रहा है। और जब भी इस चैनल के थोड़ा ऊपर भी जाता है, शॉर्ट सेलर्स वापस आ जाते हैं। और ये शॉर्ट का कैंडिडेट बहुत अच्छे से प्ले हुआ है। नाउ अनफॉर्चुनेटली दर्शक का एंट्री प्राइस 2100 के आसपास है, और वहां तक का कोई जर्नी करंट चार्ट्स पे इवन मंथली पे नहीं लग रहा है। एनी साइन ऑफ रिकवरी इस काउंटर में 1600 ऊपर ही तय किया जा सकता है। जब तक 1600 का पड़ाव पार नहीं होता है, हर रैली पे शॉर्ट सेलिंग वापस जारू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा धैर्य भी रखना होगा और याद रखिए 1600 के लेवल का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। आरवीएनएल पे अगला सवाल है और 466 की बाइंग हमारे एक दर्शक हैं श्याम, और यहाँ पे इनको भी नुकसान होता हुआ 466 के स्तर पे इन्होंने ख़रीदारी की हुई है। आरवीएनएल हाल फिलहाल कोई कई सारे ऑर्डर्स की वजह से भी चर्चाओं में रहा। लेकिन रेलवे अगर हम बात करें तो वहाँ पर खबरों की वजह से एक्शन ज़्यादा दिखता है।
तो बताएं आरवीएनएल में क्या रणनीति रखी जाए राहुल? आरवीएनएल का चार्ट बहुत सिमिलर है कोचिन शिपयार्ड की चार्ट के जैसे, सिर्फ इतना फर्क है कि कोचिन शिपयार्ड का जो गिरावट था वो ज्यादा स्टीप था और आरवीएनएल में थोड़ा सा ग्रेजुअल हुआ है। बट सेम जुलाई 2024 पे टॉप बना है जैसे कोचिन शिपयार्ड भी बना था 3000 के आसपास। यहाँ पे 650 के आसपास टॉप बनाया है और ब्रेकआउट ऑन दी अपसाइड तभी हो सकता है जब ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल वॉल्यूम से ब्रेक करे प्राइस। सो 500 के ऊपर ही आप कोई अपवर्ड ट्रेजेक्टरी नोटिस कर सकते हैं। माफ कीजिएगा दर्शक का एंट्री प्राइस मैंने देखा नहीं। 434, 440, 450, 460 ये सारे लेवल्स पे फिर से सेलिंग आएगा। आप नोटिस भी करेंगे 490 के ऊपर एक लॉन्ग विक कैंडल है, 475 पे एक लंबे विक वाला कैंडल है। तो अपसाइड पे कोई सस्टेनेबल मूव का हिस्ट्री में भी नहीं है लास्ट फ्यू मंथ से, और करंट प्राइस एक्शन भी ये नहीं सजेस्ट कर रहा है। तो उनको पेशेंटली वेट करना होगा जैसे कोचिन शिपयार्ड के दर्शक थे 500 तक के लेवल को क्रॉस होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको उसी तरह की रणनीति अपनानी होगी, लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हर्षद हमारे एक दर्शक है, टाटा मोटर्स पर राय जानना चाहते हैं। इनकी खरीदारी भी राहुल ऊपरी स्तरों की है, 850 रुपये पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और लगभग 13,500 का इनको नुकसान होता हुआ। टाटा मोटर्स वैसे तो दिग्गज ऑटो पॉकेट्स का स्टॉक है, लेकिन हम ऑटो शेयरों में एक दबाव लगातार देख रहे हैं, जाहिर सी बात है। क्या लग रहा है आपको, इनका जो भाव है 850 का, उसके लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? तो टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म के लिए पहले मैं एक आउटसेट पे बता दूं कि ये काउंटर पोर्टफोलियो में रखना इज अ गुड आइडिया। कब काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? जब थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर साइड की तरफ रहे। अगर हम बॉटम फिशिंग करने जाएंगे इन अ मार्केट विच इज नॉट वेरी स्टेबल या ऊपर नहीं जा रहा है, तो हमें कॉन्स्टेंटली एवरेज करना पड़ता हो सकता है। तो यस, उनको बाय करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। बट अगर ऐड करना है या बाय करना है, मैं उनको एक लेवल दे देता हूं। जब प्राइस 850 क्रॉस करता है तब उनको अक्यूमुलेट करना चाहिए ज्यादा क्वांटिटी, या तब उनको फिर से एक और ट्रांच बाय करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस पे होल्ड कीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली टाइम आपके साइड में नहीं है, तो प्राइस करेक्शन भले ही ज्यादा नहीं हो यहाँ से, बट टाइम करेक्शन तो डेफिनेटली पॉसिबल है टाटा मोटर्स पे। और उनको भी पेशेंटली वॉच करना पड़ेगा इस काउंटर को उनके एंट्री प्राइस के वापस आने के लिए। यही सलाह, चूंकि बाजार ने जिस तरह का करेक्शन देखा है उसमें कई बार आप सोचते होंगे कि दिग्गज स्टॉक्स भी पिटे और आपने एक रैली में कहीं ना कहीं खरीदारी की है, लेकिन क्वालिटी स्टॉक्स हैं तो इनका दिन आता है, बस थोड़ा सा धैर्य ज़्यादा रखना पड़ता है। सतीश गुप्ता जी का सवाल लेते हैं, हुडको पे राय जानना चाहते हैं। 280 यानी 280 के स्तर पर इन्होंने खरीदारी की हुई है और 1000 शेयर लिए हुए हैं। 67,000 से ज़्यादा का नुकसान, इस वक्त 67,000 से ज़्यादा का नुकसान झेल रहे हैं। बताइए राहुल, हुडको में क्या रणनीति लेकर चली जाए? 280 की बाइंग है। आज शायद दर्शक मुझसे ज्यादा ना खुश रहे क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सारे स्टॉक्स जो आ रहे हैं उनका स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है और अपसाइड में कोई मोमेंटम दिख ही नहीं रहा है। सेम विद द करंट काउंटर, ये सारे पब्लिक सेक्टर एंटिटीज एज अ होल के बहुत सिमिलर चार्ट पैटर्न्स हैं। हुडको में भी 235 के ऊपर, जो अभी भी 10% ऊपर है करंट मार्केट प्राइस से, जब तक ये रेंज नहीं आ जाता है तब तक अपसाइड पे मोमेंटम चालू नहीं होगा। स्टॉक एक्चुअली कोशिश किया नवंबर के बिगिनिंग में, आप नोटिस करेंगे डेली चार्ट पे कि अराउंड 228 पे कोशिश किया था एक अपवर्ड बायस डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल को ब्रेक करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली लो वॉल्यूम्स था और सस्टेन भी नहीं हो पाया। तो 235 के ऊपर एक अच्छा बड़ा बुलिश कैंडल देखते हैं तो होल्ड करना चाहिए। नहीं तो अगर 235 के नीचे स्टॉक स्लगिश ही रहेगा, साइडवेज मूवमेंट कंटिन्यू होगा या थोड़ा सा प्रेशर भी आ सकता है काउंटर। ठीक है, तो ये है राय हुडको पे आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। ताराचंद कुमावत हमारे एक दर्शक हैं यूट्यूब पर, उन्होंने इरेडा के बारे में राय जाननी चाहिए। 208 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। फिलहाल 190 के पास इरेडा का शेयर, 10,000 से ज़्यादा का नुकसान यहाँ पर इनको होता हुआ। बताएं राहुल, इरेडा क्या रणनीति बनाई जाए यहाँ पर? तो इरेडा पे अगर दर्शक को
ऐड करना है तो मैं उनको एक लेवल दे सकता हूँ 175 के आसपास। तो अभी एकदम नो ट्रेड जोन पे है 190 पे, अगर 175 का लेवल्स आता है तो थोड़े से और स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। अपवर्ड बायस स्टार्ट होने के लिए 215 का पड़ाव जो एक सप्लाई जोन के ऊपर है, वो मायने रखता है। तो नीचे आए तो थोड़ा और ऐड करने के लिए, और ऊपर में 215 का लेवल क्रॉस करने पे उनको थोड़ा-सा मोमेंटम मिल सकता है अपसाइड में। एक और बात कहूँगा कि दोनों लेवल अगर नहीं आते और स्टॉक साइडवेज ट्रेड कर रहा है, तो उनका अगर क्वांटिटी छोटा है, मैं कहूँगा कि एग्ज़िट कर देने के लिए और दूसरे स्टॉक में निवेश करने के लिए जहाँ पे मोमेंटम अपसाइड की तरफ है। तो ये है राय आपको मिलती हुई इरेडा पे। अगला सवाल सुज़लॉन पर राम यादव हमारे एक दर्शक ने यूट्यूब पर पूछा है। लगभग 80 रुपए के आसपास इनकी बाइंग है सुज़लॉन पे, और 100 शेयर इन्होंने सुज़लॉन के ख़रीदे हुए हैं। हल्का नुकसान इनको यहाँ पर 1600 के आसपास होता हुआ। बड़ा फेवरेट रहा है रिटेल इन्वेस्टर का स्टॉक, ख़ासतौर पे सुज़लॉन। राहुल देखें, एक जिस तरह की रैली भी दिखाई, अब जाहिर सी बात है निराश कर रहा है। तो बताइए क्या किया जाए? निराश कर सकता है, बट मैं यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दूंगा दर्शक को। अराउंड 60 एंड 56 लेवल्स पे डिमांड जोन्स हैं, तो फिर से एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी स्टार्ट हो सकता है काउंटर पे। मंथली चार्ट को आप देखेंगे तो शार्प बाउंस हुआ है 55 लेवल से, जहां पे एक मंथली डिमांड जोन था, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दर्शक को। आपको सुज़लॉन पर मिलती हुई। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, समय सीमा है, इस वजह से बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। तो राहुल बताएं, वीआईपी शेयर के तौर पर आज आपके रडार पे कौन सा स्टॉक है? तो मेरे रेडार पे आज कोलगेट पामोलिव है। एक बहुत ही फियर्स ऑलमोस्ट वर्टिकल डाउन ट्रेंड के बाद वो चैनल का ब्रेकआउट आया है कोलपैल पे। एक अच्छा सा जोन बनाया है बॉटम पे, तो जो लोग लॉन्ग टर्म भी अक्यूमुलेट करना चाहते हैं, आई कैन गिव देम अ लेवल 2800 से, सॉरी 2850 से लेके 2700 तक अक्यूमुलेट कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे थोड़ा अग्रेसिव बाय है, बट ले सकते हैं। टारगेट 3050 और 3100 का रखिएगा। 3050 फर्स्ट टारगेट होगा और 3100 सेकंड टारगेट का होगा। शॉर्ट टर्म में है, अगर प्राइसेस 3170 जो एक सप्लाई जोन है, 3050 से 3170 पे एक सप्लाई है, 3170 क्रॉस करते देखते हैं तो एक फ्रेश रैली फिर से शुरू हो सकता है। तो थोड़ा टाइम करना पड़ेगा यहाँ पे, बट जनरली क्योंकि ब्रेकआउट आया है, लॉन्ग करने की सलाह कोलपैल पे। तो कुलपा आपको यहाँ पर राय मिलती हुई राहुल की तरफ से। शुक्रिया करेंगे राहुल आपका इस शो में जुड़ने के लिए और तमाम निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका। चलिए, अब कल आखिर किन इवेंट्स पर नज़र रखनी चाहिए उसके बारे में हम आपको बता दें। तो अमेरिका के बेरोज़गारी और जीडीपी के आंकड़े कल आने वाले हैं, इस पर नज़र रहेगी। इसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की लिस्टिंग का दिन है, काफ़ी अहम दिन। बात करें अगर हम बाकी इवेंट्स की, तो होंडा एक्टिवा का इलेक्ट्रिक वेरिएंट, एक्टिवा जो कि एक बहुत ही पसंदीदा स्कूटर रहा है, उसका इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च हो रहा है। एक्स डिविडेंड्स की अगर हम बात करें तो ट्रेड होगा उसमें हैप्पीएस्ट माइंड्स, इप्का लैब्स और नेटको फार्मा, यहाँ पर एक्स डिविडेंड के लिए ट्रेड नजर आएगा। तो ये थे कल के अहम इवेंट। इसी के साथ शो में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि देश की आईटी कैपिटल बेंगलुरु में कैनरा बैंक के सालाना मैराथन ने शहर की गली गली में जोश भर दिया है। इस हाई एनर्जी इवेंट की झलक पाने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। संडे की सुबह बेंगलुरु की सड़कें दौड़ने वालों से गुलजार हो गई। हजारों लोग कैनरा बैंक के कम टुगेदर रन टुगेदर मैराथन में शामिल हुए। तकरीबन 9000 से ज्यादा रनर्स ने अपनी फिटनेस के साथ साथ समाज की बेहतरी के लिए दौड़ लगाई। मैराथन में 3 कैटेगरीज थी, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, जिनकी शुरुआत हुई प्रसिद्ध श्री कंठीरवा स्टेडियम से, जहां कैनरा बैंक ऑफिशियल्स ने रेस को फ्लैग ऑफ किया। अनुभवी धावक हो या शौकिया दौड़ने वाले, बच्चे से लेकर बुजुर्ग, हर तरह के लोगों ने मैराथन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
can see people, young kids, even senior citizens actually running. So that shows the passion and the fire people have got. And we are very happy to be associated with this event. We strongly believe that when we are aiming for the 2047, Vikasit Bharat, in the lines of the call given by our Honorable Prime Minister, I feel that we have to first focus on the health. Healthy Indians will make a healthy India. Absolutely. That's the reason we have given a call that come together, run together, and together we can. The message which is coming from the Canara Bank right here is, health is wealth, and youngsters really should come out and take part in marathons. Here in Bengaluru with Pradeep, Shrija for Times Network. Very beautiful.